गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग जानने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। हम लोग थोड़ा सा उनका जीवनी के बारे में जानेंगे कि वो कब जन्म लिए, कब उनका मृत्यु हुआ, और वो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने क्या क्या इम्पोर्टेंट काम किया। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में भी, उनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानेंगे और उन्होंने भारत के लिए क्या किया था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लॉर्ड फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1813 में, और वो 10 साल के लिए यानी कि 1823 तक वो भारत में रहे थे। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम किए। उनका जो कार्यकाल था उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स देखने को मिला, कुछ कुछ चैलेंजेस देखने को मिला, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बट पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका जन्म होता है 1754 को, यानी कि 1754 को, और उनका जो फैमिली था वो काफ़ी नोबल फैमिली था, यानी कि उच्च हाई क्लास के लोग थे वो लोग। ठीक है, वो मोयरा के बेटे थे। ठीक है, फर्स्ट अर्ल ऑफ मोयरा, और उनको काफ़ी बेहतर एजुकेशन मिला। उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की और उन्होंने मिलिट्री में अपना करियर बनाया, और धीरे धीरे करते हुए, इनफैक्ट जल्दी जल्दी करते हुए वो रैंक में बढ़ते गए, यानी कि जैसे पहले हवलदार, फिर सूबेदार, फिर होते होते ऑफिसर, फिर बटालियन का ऑफिसर। इस प्रकार से वो फटाफट रैंक अपना बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि उनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा था और उनका इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा था। उनका जो मिलिट्री सर्विस है, चूँकि उनका मिलिट्री सर्विस था, इसलिए ब्रिटिश एम्पायर जहाँ जहाँ पर था, जैसे कि कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, वेस्ट इंडीज़, इन सब जगहों पर भी उनको जाने का मौका मिला। और ये सब जगह जब वो गए तो उनको वहाँ पर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब फिर उनको 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये लॉर्ड मिंटो के बाद, लॉर्ड मिंटो वन, ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन के बाद ये गवर्नर जनरल बनते हैं। ये कैलकाटा आते हैं उस टाइम पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल बनते हैं। जैसे कि नेपाल का चैलेंज हो गया, तो नेपाल का चैलेंज होता क्या है कि नेपाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा बहुत लड़ाई करना पड़ता है। ये लड़ाई चलता है 1814 से 1816 के बीच में। इस लड़ाई को एंग्लो नेपालीज वॉर बोलते हैं या गोरखा वॉर भी बोलते हैं। अब क्यों हुआ था ये लड़ाई? क्योंकि देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा किंगडम जो नेपाल में है उसके बीच में एक जगह था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था, यानी कि कुछ जगहों पर विवाद हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि वो जगह हमारा है और हम वहाँ के लैंड रिवेन्यू का टैक्स लेंगे, यानी कि जगह ज़मीन का टैक्स लेंगे। और नेपाल का जो किंगडम था, गोरखा किंगडम, वो बोलता था कि हम लोग उस जगह का टैक्स लेंगे। ठीक है, तो इसी बात पर लेकर के थोड़ा बहुत झंझट हो गया, थोड़ा बहुत विवाद हो गया। लेकिन हेस्टिंग्स ने क्या किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने अपना ब्रिटिश फोर्स को, जिसमें भारतीय बहुत सब शामिल होते थे, तो ब्रिटिश फोर्स को भेज दिया। बोला क्या कि लड़ाई जा कर के करो आप लोग। और हेस्टिंग का स्किल्स के कारण, जो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जा कर के सीखा था, जो उन्होंने आर्मी में रह के सीखा था, उनका डिटर्मिनेशन के कारण कि ये लड़ाई हम लोग को जीतना ही है, ये जो लड़ाई था, ये जो वॉर था, वो उन लोगों ने जीत लिया आखिरकार। और ट्रीटी ऑफ सुगौली होता है 1815 में, जहाँ पर जिसको जो जगह चाहिए था वो उनको मिल गया। ठीक है, इसी कारण से जैसे मैंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हिमालयन फुटहिल्स में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जो आज का हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पर काफ़ी सारा ज़मीन देखने को मिलता है। और देखो, अगर आप समझो, आज का डेट में जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है ना, वो पहले नेपाल का किंगडम हुआ करता था। तो चूंकि ब्रिटिश ने वो जगह जीत लिया, इसलिए आज भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, उनका थोड़ा बहुत जगह है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही ये सब चीज़ें हमारे पास आई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब ये ट्रीटी वगैरह किया गया था ना, तो ये देखो, गोरखा वार भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोरखा किंगडम था तो उसको गोरखा वार भी बोलते हैं। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि गोरखा जो लोग होते थे ना, उनको अपना आर्मी में भरने का, अपना आर्मी में उसको ज्वाइन करने के मौका दिया। और फिर गोरखा रेजिमेंट का एक स्टार्ट हुआ। और आज भी आर्मी में, इंडियन आर्मी में देखो, नेपाली लोग काफ़ी मात्रा में होते हैं, और गोरखा रेजिमेंट में जो है वो नेपाली लोगों को ही, एक तरह से कह सकते हो आपकी, उन्हीं का वहाँ पर स्थान देखने को मिलता है। ठीक है,
दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था मराठा कॉन्फ्लिक्ट। मराठा एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका था उस टाइम पे, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के टेन्योर में ये बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सबब एक तरह से बन बन गया था। इनका जो लीडरशिप स्किल्स था, इनका जो पॉलिसीज़ था, इनका जो स्ट्रैटेजीज़ था, इसी कारण से ब्रिटिश जो है वो मराठा टेरिटरी पे अच्छा खासा होल्ड अपना कर चुका था, ठीक है। क्योंकि देखो मराठा में जो है ना क्या हो गया था कि सिंधियाज, भोसले, उसके बाद फिर अपना होलकर, ये सब अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हो चुका था, यानी कि अलग अलग उनमें वंश में बंट गया था, ठीक है। इसलिए मराठा का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, यानी कि जो राजनीतिक लैंडस्केप था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, है ना। और उसके बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना दिमाग लगाया, अपना स्ट्रैटेजी चला, अपना पॉलिसी चला, और उसके बाद मराठा टेरिटरी को भी एक तरह से हथिया लिया, और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। 1817 में 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। इसमें मेनली क्यों होता है, क्योंकि जो मराठा के जो मराठा एक तरह से समझ लो आप किंगडम था, तो मराठा किंगडम के जो पेशवा थे, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग फिर से पावर जीत सकते हैं और फिर से मराठा का शासन हो सकता है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने एक डिसाइसिव एक्शन लिया, यानी कि ऐसा एक्शन लिया जिससे कि कुछ डिसीजन निकल सके, और उसके बाद उन्होंने मराठाओं को हरा दिया। जब उन्होंने मराठाओं को हरा दिया तो मराठाओं का बहुत सारा जो ज़मीन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया, और जो पेशवा का अथॉरिटी था, यानी कि जो पेशवा का प्रधानमंत्री का जो राजपाट था, उसको जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको एबॉलिश कर दिया, उसको बंद कर दिया। पेशवाशिप जो है वो बंद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जैसे हमने देखा कि नेपाल में इन्होंने थोड़ा बहुत अपना अंदर ज़मीन कर लिया, मराठा में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर ज़मीन कर लिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग ने एक पॉलिसी निकाला था कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का। जैसे कि नेपाल में क्या किया, अपना जो ज़मीन है वो बढ़ा लिया, अपना जो एरिया है वो बढ़ा लिया, और ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इनके लीडरशिप जो है, इनका जो लीडरशिप क्वालिटी है, इस कारण से ब्रिटिश कंट्रोल पूरा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में डोमिनेंट पावर बन गई, और फ्रांस वगैरह जो है वो पीछे छूट गए। अब बात करते हैं हम लोग उनका नेटिव प्रिंसली स्टेट, यानी कि जो भारत में अलग अलग जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप था। तो राजाओं, रजवाड़ों, नवाबों के साथ उन्होंने सोचा कि यार हर जगह लड़ाई झगड़ा करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सही नहीं है, और जो तथ्यात्मक जो तरीका है, यानी कि ठीक है आपका एरिया है, आप रखो, हमको ट्रेड करना है, हम लोग ट्रेड करेंगे। ज़बरदस्ती का झगड़ा झंझट इन लोगों के साथ नहीं करना चाहते थे वो, ठीक है। उन्होंने जो है वो अलायंस का, यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया बहुत सारे नवाबों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जिनके बारे में ब्रिटिशर्स सोचते थे कि ये नवाब सही नहीं है। तो उनका जो एरिया होता था, उनका जो राज्य होता था, उनमें वो सब्सिडियरी अलायंस का कोशिश करते थे। सब्सिडियरी अलायंस से क्या होता था कि ब्रिटिश लोग जो है वो अपना कंट्रोल उस नवाब के ऊपर, उस नवाब के राज्य के ऊपर कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने अपना डिप्लोमेसी स्किल्स दिखाया, मतलब कूटनीति वाला स्किल्स दिखाया, ताकि वो नेगोशिएट कर सके एक ऐसे जगह पर जहाँ पर ब्रिटिशर्स को भी लाभ हो सके और नवाबों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के में ये सब अलायंस के, ये सब मित्रता के कारण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ने लगा। उनका मिलिट्री प्रेजेंस जो है, सेना का जो प्रेजेंस है वो बढ़ने लगा, और इससे क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट लोग में थोड़ा दबाव पड़ा, और प्रिंसली स्टेट लोग जो है ये चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर हमला ना कर दे, हमारा राज्य ना छीन ले। इसलिए उन्होंने ट्रिब्यूट्स के तौर पे, यानी कि तरह से कहूँ कि मतलब गिफ्ट वगैरह के तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश मिलिट्री को, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को, इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को देने लगे। साथ ही साथ उन्होंने जो ब्रिटिश मिलिट्री था, जो ब्रिटिश आर्मी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी था, उन्होंने उनको ये भी इजाज़त दी कि आप जो है हमारे राज्य में आकर के ठहर सकते हो, रह सकते हो। यानी कि तरह से कहो कि इनके कार्यकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था, ठीक है। अब इन कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग ने इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा उनको रुचि था, उनको काफ़ी ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते थे। वो मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का जो आर्ट है, जो लिटरेचर है, जो लिखने का शैली होता है, जो अलग अलग जैसे वेद वगैरह है, ये सब क्या लिटरेचर है, भारत का जो आर्ट था, पेंटिंग वगैरह, ये सब को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, उनको रक्षा की उन सब की, और
ये सब जो इंडिजिनस नॉलेज है यानी कि जो देसी नॉलेज है, जैसे कि आप समझो कि बंगाल में जो बंगाल में जो पेंटिंग होता था, जो पटना में कमला पेंटिंग होता था, इन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी देख रेख किया। जो मुग़ल टाइम से पेंटिंग चले आ रहा था, इन सब चीज़ों का इन्होंने काफ़ी देख रेख किया, उनको प्रमोट किया। ठीक है, और इन्हीं के कारण आप कह सकते हो कि भारत का जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सका, उसको डॉक्यूमेंट्री में उसको लिखा गया, उन सब के बारे में लोग और जानना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने जो पुराने भारतीय टेक्स्ट होते थे, जैसे कि संस्कृत में वेद हो गया, इन सब का उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया इंग्लिश में, ताकि जो और भी लोग हैं, खास करके ब्रिटिशर्स लोग और विदेशी लोग, ये सब भारत का जो पहले का जो लिटरेचर है, इन सब के बारे में जान सके। ठीक है, अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिया भारत में, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो काम करने का शैली है वो जो है वो चेंज हो सके। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो सारे पावर्स वाइस रॉयज़ के पास होते थे, गवर्नर जनरल के पास होते थे, जो छोटे मोटे सिपाही वगैरह होते थे उनके पास कोई पावर नहीं होता था, तो ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया कि सिपाही भी थोड़ा बहुत अब पावर दिखा सके, है ना। जो रिवेन्यू कलेक्शन है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वही एक तरह से पहले रिवेन्यू कलेक्ट करता था, तो अब क्या किया गया, और उनसे जो नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं वो भी अब रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते थे। जो छोटे छोटे जैसे कि अब कस्बा का जो पुलिस थाना है उसको थोड़ा सा पावर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि गवर्नेंस बेहतर हो गया, है ना। उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं उनमें काम करने की शक्ति थोड़ी बहुत बढ़ गई और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो गया। इन्हीं के कार्यकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होता है। इस मेडिकल कॉलेज की खासियत ये थी कि ये पूरा वेस्टर्न तौर तरीका पर बेस्ड था, यानी कि वेस्टर्न में जैसे मेडिकल पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से ये भारत में भी पढ़ाया करते थे। यहाँ पर भारत में इस कॉलेज का आने से भारत में हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत बेहतरी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, एंड आई होप कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने काफ़ी काम किया था अपने समय के लिए, अपने सोच विचार से, और भारत को कुछ ना कुछ तो इनसे फ़ायदा मिला ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना या बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ये अच्छा है।